Hello students, welcome back again on your YouTube channel Physics by Sri Ram sir. So बच्चों फर्स्ट चैप्टर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है और इसमें बच्चों हम लोग गॉस थ्योरम पे ऊपर बात करेंगे। तो देखो CBSE 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कई जगह बच्चों ऐसे लिखा होता है गॉस लॉ। तो मैं वैसे आपको एक बात बता दूं कि जैसे लॉज होते हैं ना, न्यूटन्स लॉ, गॉस लॉ, तो लॉज है ना कभी भी प्रूव नहीं किए जा सकते। वास्तव में लॉ क्या होते हैं, साइंटिस्ट लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे उनके डायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज़ अ लॉ। सो लॉज को आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो कि देखो ये वैलिड है, बट प्रूव नहीं हो सकते। थ्योरम्स जो है उनको भी हम स्पेशल केसेस लेकर के या लॉज को हम स्पेशल केसेस लेकर के ये दिखा सकते हैं कि देखो ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है, मतलब हमने इसको वेरीफाई किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये होता कि स्टेट एंड वेरीफाई विद अ सूटेबल एग्जाम्पल तो ज़्यादा अच्छा होता, बट फिर भी इन्होंने लिख दिया है, क्वेश्चन पूछ लिया है तो हम प्रूव करेंगे। बस कुछ नहीं होगा इसमें, हम एक स्पेशल केस लेंगे और हम उसमें प्रूव करेंगे कि देखो गॉस ने जो बात बोली है वो यहाँ फॉलो हो रही है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं इसका। तो स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? तो स्टेटमेंट ये है, देखो ये क्लोज सरफेस बनाई हमने। पहले बात तो हमें याद रखना है कि गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। तो ये क्लोज्ड सरफेस है, ओके। अब क्लोज सरफेस के अंदर मान लो कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, लेट से Q1, Q2, Q3। तो इस सरफेस से फ्लक्स जो है वो पास होगा, या तो लाइंस बाहर जाएगी या अंदर आएगी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। तो इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो बेसिकली गॉस ने बताया है। तो क्लोज सरफेस से फ्लक्स जो पास होता है उसका फॉर्मूला होता है। तो जनरल फॉर्मूला फ्लक्स का क्या था? तो पहले हम लिखें, अगर फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। तो देखो बच्चों हमने एक जनरल फॉर्मूला लिखा था। देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर तो सेम हो ही नहीं सकता, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर क्लोज सरफेस में बच्चों एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पे एक एरिया वेक्टर नहीं हो सकता, तो एक थीटा नहीं हो सकता, तो वो E A cos थीटा वाला तो यहाँ लगेगा ही नहीं कभी भी। तो जो क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास होने का फॉर्मूला होता है, तो ओपन सरफेस में जो जनरल फॉर्मूला था वो ये था, इंटीग्रल E डॉट डी ए, ये वाला फॉर्मूला था। इसका मतलब है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लाइक E डॉट डी ए, मतलब हमें पूरी सारी E डॉट डी ए टर्म्स को ऐड करना है एरिया के ऊपर। लेकिन अगर क्लोज सरफेस है तो बस एक डिफरेंस करते हैं, हम यहाँ पे एक रिंग बना देते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस, कि हम जो ये वाली टर्म्स ऐड कर रहे हैं सारी की सारी, E डॉट डी ए, E डॉट डी ए, E डॉट डी ए, वो हम सारी टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो ये सारे टर्म्स हम क्लोज सरफेस के ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो ये रिंग इसलिए हम बनाते हैं इसमें। तो अब ये जो इंटीग्रल है इससे हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट सो ईजी बिकॉज सरफेस इंटीग्रल है, टफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। तो गॉस ने हमें एक अल्टरनेट तरीका दिया कि आप ये फॉर्मूला जो है ना इससे नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला बना के देता हूँ, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कोई भी क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through closed surface is equal to हमें ये मान के चलना है, कुछ भी नहीं बोले तो, कि जो सरफेस है, जो चार्जेस है वो या तो एयर में है या वैक्यूम में है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज
enclosed by that surface or inside that surface। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, ये फॉर्मूला हो गया। ये क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q टोटल, और किधर लेना है? इनसाइड लेना ओनली, बाहर का नहीं लेना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ये है वैक्यूम या एयर में चार्जेस रखे हैं। तो जैसे इस वाले एग्जांपल को आप डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में और दिखा सकते हैं कि देखो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज होगा अंदर वाला, एक बाहर भी एक चार्ज Q4 बना दिया, बट बाहर का नहीं लेना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट्स हो सकता है कि ये जो चार्जेस यहाँ पे रखे हैं, तो ये जो है ये सरफेस के अंदर जो चार्जेस रखे हैं, यहाँ पे एक मीडियम ने इसको कवर कर रखा है चारों तरफ से, या चार्जेस किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हैं, मतलब यहाँ वैक्यूम नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है, तो यहाँ कुछ मीडियम फिल कर दिया है हमने। तो अगर हमने यहाँ पे मीडियम फिल कर दिया है, तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम फिल कर देते हैं तो वहाँ पे एप्सिलॉन आर या के, कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम भर दिया है, तो यहाँ पे फील्ड 1/k टाइम्स हो जाता है, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाता है, इसलिए फ्लक्स भी 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाता है। तो फिर ये फार्मूला क्या बन जाएगा? तो उस फार्मूले में ज़रा सा चेंज ये आएगा कि ये जो फील्ड है ये चेंज हो जाएगा बच्चों, ये E/k टाइम्स हो जाएगा। उससे क्या होगा, ये सारे टर्म्स चेंज होके जो फ्लक्स आएगा वो 1/k मतलब 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा। तो हमने दोनों लिख दिया, बट एग्जाम में आप इतना लिखेंगे तो भी सही है स्टेटमेंट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अब इसको प्रूव करते हैं एग्जाम्पल लेकर के। तो एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो चलिए एक पेज ऐड कर लिया हमने। और अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूफ देते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स हम एक बिल्कुल स्फेरिकल सरफेस लेंगे, जो क्लोज सरफेस हम यहाँ लेंगे वो कैसा लेंगे? स्फेरिकल। तो यहाँ हमने एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस ले लिया और इसके सेंटर पे क्यू चार्ज को रखेंगे। एक चार्ज मैंने यहाँ पे क्यू रख दिया। ये जो सरफेस है इसका रेडियस हम स्मॉल आर लेते हैं। अब बच्चों ये चार्ज मैंने लेट से पॉजिटिव प्लस क्यू रख दिया, तो अब मैं लाइंस बना रहा हूँ। तो लाइंस कैसे निकलती है? पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, तो लाइंस जो है वो रेडियली आउटवर्ड होगी, इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस बनेगी। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। अब हमें यहाँ पे क्या है, क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर हर जगह अलग अलग डायरेक्शन में होगा, तो छोटा सा एरिया लेना है, वेरी स्मॉल एरिया लेना है, डी ए। तो ये हो जाएगा डी ए वैक्टर। जैसे आप यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लें, तो बच्चों ये हो जाएगा डी ए वैक्टर। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस में बच्चों हमेशा परपेंडिकुलरली आउटसाइड होता है, लेकिन एक चीज़ नोटिस करो बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी यहाँ पे परपेंडिकुलरली आउटसाइड ही आ रहा है। तो थीटा का जो वैल्यू बनेगा यहाँ पे इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे, सरफेस के कोई भी पॉइंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो थीटा डेवलप होगा दैट विल बी 0 डिग्री। नाउ
हमारे पास फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, सो फाई इक्वल्स टू, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ये वाला। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो सब जगह ई और डी ए सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो ई डी ए कॉस 0। दूसरी चीज़ देखें यहाँ पे, इधर यहाँ पे रीजन देंगे बच्चों, एट एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू डी ए वेक्टर, सो थीटा इक्वल टू 0। दूसरा लॉजिक क्या देंगे कि ये सरफेस पे जितनी गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ये जो क्लोज सरफेस हम बनाते हैं इसको बच्चों गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ये कोई रियल सरफेस भी नहीं होती, ये इमेजनरी, आप हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग ये सरफेस एज्यूम करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस सरफेस के सारे पॉइंट्स को आप देखें तो ये 4 से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इवन दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग आ रहा है, बट अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना वो सब जगह सेम आएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज्ड सरफेस। इस सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो बच्चों इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो गया ई cos 0 1 हो गया इंटीग्रल डी, इंटीग्रल डी ए। सारे डी ए को ऐड करेंगे तो आपको इस क्लोज सरफेस का एरिया मिल जाएगा, तो ई आ गया। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर आपको स्फीयर के अंदर कोई चार्ज रखा है सेंटर पे, स्फीयर के सेंटर पे कोई चार्ज रखा है और उसके सरफेस से फ्लक्स निकालना है, तो आप डायरेक्टली ई ए भी लगा सकते हो। नाउ ई क्या है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड है, तो फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/4πε0 के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। सरफेस के ऊपर निकालना है, तो सरफेस का चार्ज से डिस्टेंस कितना है आर। दूसरा एरिया ऑफ क्लोज्ड सरफेस, तो स्फेरिकल सरफेस है तो एरिया कितना होगा 4πr²। तो यहाँ पुट कर देते हैं, फाई इक्वल टू 1/4πε0 और ये पॉजिटिव क्यू अपॉन r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एरिया हो गया 4πr²। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 4π तो कैंसिल हो गया, r² भी कैंसिल हो गया, तो क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना आ गया प्लस क्यू बाई ε0। ये हमारे पास क्लोज सरफेस से फ्लक्स आ गया। तो ये है क्या बच्चों, प्लस क्यू क्या है, प्लस क्यू इज द टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय क्या आ गया ε0, हैंस प्रूव्ड। यही तो गॉस ने बोला है कि जो फ्लक्स पास होता है वो अंदर जो टोटल चार्ज होता है उसका कितना होता है 1/ε0 टाइम्स। तो हमने ये थ्योरम इस तरह से हम इसको किसी पर्टिकुलर एग्जांपल को लेके प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नाउ यू कैन ट्राई, आप खुद ट्राई करें
और फिर नहीं आता है तो इस सॉल्यूशन देखे बच्चों। What is the electric flux through a cube of side 1 centimeter which encloses an electric dipole? तो देखो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा। जो मैंने आपको फ्लक्स की एक डेफिनेशन बताई थी, फ्लक्स इक्वल टू लाइंस, लेस लाइन लेस फ्लक्स, नो लाइन नो फ्लक्स, मोर लाइन मोर फ्लक्स। तो उससे हम इसको समझेंगे। तो ये क्यूब बना देते हैं हम 1 सेंटीमीटर साइड का, और इसके अंदर एक डाइपोल रख देते हैं। बच्चों एक चीज़ याद रखो, ये जो फ्लक्स जो होता है ना, जब भी कुछ भी नहीं बोलता तो फ्लक्स का जो मतलब होता है बेसिकली वो नेट फ्लक्स से होता है, नेट या टोटल फ्लक्स किसी भी सरफेस से। अब क्या होता है, लाइंस जो होती है वो सरफेस से अंदर से बाहर भी जा सकती है और बाहर से अंदर भी। तो वास्तव में ये जो नेट फ्लक्स होता है, अगर लाइंस बाहर जा रही है तो उसको हम बोलते हैं आउट गोइंग फ्लक्स, और लाइंस अगर अंदर आ रही है तो उसको हम बोलते हैं इनकमिंग फ्लक्स। तो बेसिकली ये जो फ्लक्स होता है यहाँ पे, जो नेट फ्लक्स होता है, मतलब वो दो फ्लक्स का सम होता है, आउट गोइंग प्लस इनकमिंग। तो हमेशा कुछ भी नहीं बोले तो हमें नेट फ्लक्स ही निकालना होता है। जैसे कुछ भी नहीं बोलता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स निकालते हैं, ऐसे ही ये नेट फ्लक्स होता है आउट गोइंग फ्लक्स प्लस इनकमिंग फ्लक्स। ये चीज़ ध्यान रखें। और आउटगोइंग फ्लक्स बच्चों पॉजिटिव होता है, क्योंकि इस केस में ई और ए के बीच में जो एंगल बनता है वो लेस देन 90 बनता है। और इनकमिंग फ्लक्स बच्चों जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि जब अपन डायग्राम में देखेंगे आगे तो इस केस में एंगल 90 से बड़ा बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आता है और यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आता है। तो ये नेगेटिव फ्लक्स होता है। तो पॉजिटिव फ्लक्स भी होता है और नेगेटिव फ्लक्स भी, जब दोनों ऐड होते हैं देन वी गेट टोटल फ्लक्स। तो कुछ भी नहीं बोले तो आपको टोटल फ्लक्स ही निकालना होता है, मीन्स फाई इन प्लस फाई आउट दोनों निकालना होता है। अब चलो ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर हम रखते हैं एक डाइपोल को। तो ये क्यूब है, इसके अंदर एक डाइपोल रखते हैं हम। डाइपोल मीन्स एक माइनस क्यू चार्ज है और दूसरा है प्लस क्यू। ये डाइपोल हो गया। अब देखो प्लस क्यू से लाइंस निकल के माइनस क्यू पे जाती है, तो यहाँ पे लाइंस प्लस क्यू से निकलेगी और माइनस क्यू पे जाएगी। तो ये लाइंस तो ना तो क्लोज सरफेस से बाहर आ रही है और ना क्लोज सरफेस के अंदर जा रही है, तो अंदर के अंदर ही रह गई। और यहाँ पे क्या होगा, लाइंस यहाँ से निकलेगी इधर बाहर, और इधर भी निकलेगी ऐसे बाहर, और इधर से ये लाइंस अंदर आएगी। बाहर से निकल के, और इस तरह से ये लाइंस अंदर एंटर करेगी। जस्ट मिनट बच्चों। तो यहाँ पे एक चीज़ देखें, अब लाइंस कितनी बनानी है। तो यहाँ पे इस चार्ज, ये भी डाइपोल है तो ये चार्ज और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल। तो जब चार्जेस इक्वल वैल्यू के होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो लाइंस भी इक्वल ही बनाते हैं। तो चार चार लाइंस मैंने यहाँ पे दोनों के लिए बनाई है। अब दो लाइंस तो बेटा अंदर के अंदर रह गई, ना लाइंस क्लोज सरफेस से बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है। लेकिन ये इधर देखिए आप, यहाँ पे जो लाइंस है वो बाहर जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा फ्लक्स होगा, फाई आउट।
और इसको मैं फाई मान लेता हूँ इस फ्लक्स को, और बाहर जा रहा है मतलब पॉजिटिव, और यहाँ कौन सा फ्लक्स होगा, फाई इन, और इन कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये -5 हो गया। तो फाई आउट इक्वल टू फाई इन। तो अगर अपन सिंपली देखें तो जितनी लाइंस बाहर जा रही है उतनी अंदर आ रही है, जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना नेगेटिव फ्लक्स है। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं तो सिंपली अगर मैं देखूं लॉजिक से इसको, तो अगर मैं फाई नेट निकालूं यहाँ पे तो मैं लिखूंगा फाई आउट प्लस फाई इन। फाई आउट है +5 और फाई इन है -5, तो ये 0 आ गया। अब दूसरा फॉर्मूले से चलते हैं तो वहीं पहुंचेंगे। तो गॉस थ्योरम से हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो गॉस ने हमें बताया कि क्लोज सरफेस से अगर आपको फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स, तो आप क्या करें, टोटल चार्ज लें इनसाइड का और उसको डिवाइड कर दें ε0 से। तो टोटल चार्ज क्या है, अंदर डाइपोल है तो एक +q है और एक -q है, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय ε0 कर दिया, तो भी आपका आंसर 0 आया। तो ये बात है बच्चों, ये है कंसेप्ट समझने की बात लाइंस के थ्रू, और ये है बच्चों फॉर्मूले के थ्रू। आप किसी भी तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं, फॉर्मूले के थ्रू करें तो ज़्यादा अच्छा है एग्जाम में, ठीक है। बट कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने ये दोनों तरीके यहाँ पे यूज किए हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए इधर इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे एक सरफेस है, क्लोज सरफेस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, अब यहाँ लाइंस बनाते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइंस हम लोग बना रहे हैं। तो अगर आप इस केस में देखें, अब इसमें देखो इधर ये जो स्फीयर है इसको मैं S1 बोल देता हूँ, इसको S2। तो अगर मैं फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू लाइंस का लॉजिक लगाऊं और यहाँ पे सिर्फ लाइंस बाहर ही जा रही है, यहाँ आउटगोइंग फ्लक्स ही ओनली, फाई इन तो यहाँ है नहीं, अंदर तो नहीं आ रही है। अगर ये प्लस का है तो सारी बाहर जाएगी, अगर ये माइनस का है तो सारी अंदर आएगी, मतलब इसमें कैंसिल होने का चांस नहीं है। लाइंस जो है या तो एग्जिटिंग है फ्लक्स है या ओनली इनकमिंग फ्लक्स है, एंटरिंग फ्लक्स है। यहाँ पे एंटरिंग एग्जिटिंग दोनों नहीं है ताकि आपको सेपरेट करना पड़े। तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू लाइंस होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि यार स्फीयर 1 से ज़्यादा लाइन जा रही है कि 2 से, रेडियस अलग अलग है इनका, तो आप बोलेंगे सर लाइंस तो सेम ही जा रही है, तो फिर फ्लक्स भी सेम होगा। फ्लक्स थ्रू स्फीयर 1 इक्वल टू फ्लक्स थ्रू स्फीयर 2, चाहे रेडियस साइज अलग अलग हो। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स। और इवन दो मैं तो एक चीज़ और बोल रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप कोई क्यूब भी रख देते, लेट से कि मैं एक यहाँ पे क्यूब बना देता हूँ, कंसेप्ट को समझते हुए चलें। यहाँ पे हम एक क्यूब बना देते हैं, तो एक क्यूब भी अगर मैं यहाँ रख देता बच्चों, ये क्यूब है नॉट अ स्क्वायर, दिस इज अ क्यूब एंड दीज आर द स्फीयर्स, तो मैं तो ये बोलता कि फ्लक्स थ्रू क्यूब भी सेम है, बिकॉज नंबर ऑफ लाइन्स थ्रू स्फीयर 1, नंबर ऑफ लाइन्स थ्रू स्फीयर 2 एंड नंबर ऑफ लाइन्स थ्रू दिस क्यूब आर इक्वल, सो फ्लक्स भी इक्वल होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इन्होंने ये बोला है क्वेश्चन के अंदर, क्या बोला है देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल काउंट सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड।
तो हम बोलेंगे कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा नो इफेक्ट। अब इसका रीज़न अगर हमें देना है वो, तो रीज़न क्या देंगे, हम देंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन पहला, देखो कॉन्सेप्ट को हम बिल्ड करते चल रहे हैं ताकि आगे क्वेश्चन इजीली हो जाए। किस पे डिपेंड नहीं करता, शेप एंड साइज। साइज छोटा है बड़ा है, मतलब स्फीयर कम रेडियस का है ज़्यादा रेडियस का है, शेप क्यूबॉइड है स्फीयर है, या कोई भी एनी शेप भी हो सकती है, कोई भी बैलून टाइप की शेप भी हो सकती है, कोई भी शेप हो। तो फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस। एक तो इस पर डिपेंड नहीं करता। सेकंड, ये चार्ज बच्चों सेंटर पे रखा है, इसकी जगह इसको साइड में कहीं रख देते तब भी लाइंस तो उतनी निकलती, क्योंकि लाइंस कोई सरफेस से नहीं निकल रही है, लाइंस तो चार्ज से निकल रही है। तो लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कहाँ रखा है इस पे भी फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। तो फिर किस पे करता है, इट डिपेंड ऑन पहली चीज़ टोटल चार्ज इनसाइड सरफेस, कि सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इनसाइड सरफेस। सेकंड, मीडियम enclosed by closed surface। सरफेस के अंदर मीडियम कौन सा है, एयर है, वैक्यूम, या कोई तीसरा डायरेक्टली मीडियम है। तो डिपेंड किस पे करता है, तो अगर आप देखें तो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ऑन टोटल चार्ज इनसाइड। और मीडियम किस पे नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज एंड लोकेशन ऑफ द चार्ज। इन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमारे आगे के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारा हेल्प करेंगे बच्चों। तो इसी पॉइंट्स को आप याद रखते चलेंगे अभी से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अ चार्ज क्यू माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू इट्स वन फेस। सो इस क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों, क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो क्यूब हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये क्यूब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। सेंटर पे कितना चार्ज रखा है, क्यू माइक्रोकूलम। इसके सेंटर पे क्यू माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। पॉजिटिव वो कुछ नहीं बोला तो हम पॉजिटिव ले सकते हैं। तो बच्चों सेंटर पे क्यू माइक्रोकूलम रख देते हैं, ये सेंटर है, यहाँ पे क्यू माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। तो इसके एक फेज से कितना फ्लक्स जाएगा। तो बच्चों पूरा पहले बात तो हम ये देखें कि ये सेंटर पे मतलब सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो जितना इस फेज से जाएगा उतना ही इस फेज से जाएगा, उतना ही इस फेज से जाएगा। मतलब आप ये समझो कि रूम के बिल्कुल कोई ग्लास का आपने वो बना दिया क्यूब, और उसके सेंटर पे आपने बल्ब रख दिया, तो लाइट सारे फेसेस से बराबर जाएगी। लेकिन अगर बच्चों यही चार्ज अगर सेंटर पे नहीं रखा होता, यही चार्ज अगर सेंटर पे नहीं रखा होता तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाता।
तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि ये चार्ज सेंटर पे सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, लेकिन अगर यही चार्ज मान लो कि किसी एक साइड में ज़्यादा रखा होता, लेट से इधर कहीं रखा होता, तो फिर क्या होता, इस फेस से तो ज़्यादा लाइंस निकलती, इधर वाले फेस से तो बल्ब को आपने इधर रख दिया, तो आप नोटिस कर पाएंगे कि जिधर बल्ब रखा है उस वाली वॉल से तो ज़्यादा लाइंस निकलेगी, पर दूसरी वॉल से कम निकलेगी। तो ऐसे में फिर पूरे सरफेस का तो बता सकते थे। जैसे इस वाले केस में भी अगर मेरे को क्यूब से फ्लक्स पूछेगा तो मैं बोलूँगा क्यू माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और इस वाले केस में मुझसे अगर क्यूब से फ्लक्स पूछा जाएगा तो क्यूब एक क्लोज सरफेस है, गॉस थ्योरम लगा दिया, क्यू माइक्रो कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। बिकॉज चार्ज की लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सरफेस का शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ज का वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो दोनों केस में आंसर यही होता। लेकिन इस केस में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, बिल्कुल बीचों बीच, तो सारे फेसेस से सेम ही फ्लक्स जाएगा। मतलब फ्लक्स थ्रू क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे हर फेस इक्वल टू फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस है, लेकिन उसमें ईच फेस से सेम जाएगा, लेकिन इस वाले में हर फेस से सेम नहीं जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में फ्लक्स थ्रू अगर आपसे 1 फेस पूछा जाए तो आप नहीं निकाल सकते, लेकिन इस वाले केस में निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब मीन्स फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस equal to total charge inside, that is q microcoulomb divided by epsilon naught. Now flux through each phase, flux through each phase is same because charge is placed at center, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब का मतलब हर फेस से सेम जाएगा, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब का मतलब हो गया फ्लक्स थ्रू 1 फेस, ईच फेस का फ्लक्स निकाल लें। तो ऐसे ईच फेस में कितने हैं, 6 फेसेज है, तो सबका ऐड करते जाएंगे, तो फ्लक्स थ्रू 1 फेस इंटू 6, ये हो गया फ्लक्स थ्रू क्यूब। और ये कितना है, क्यू माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस, हर एक फेस से कितना जाएगा, क्यू अपॉन क्यू माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसमें वैलिड होगा। इस वाले केस में आप एक फेस का नहीं निकाल पाएंगे, ओनली पूरे क्यूब का निकाल पाएंगे अगर चार्ज सेंटर पे नहीं होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सो देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0 वी कैन इन्फर। देखो इधर फाई नेट होता है थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू टोटल इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने बोला है कि ये 0 है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दे, तो इसका मतलब क्या है, टोटल इनसाइड चार्ज 0 है, ये इसका मतलब हुआ। तो अब ऑप्शंस को देखें, नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, बिल्कुल सही बात है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज इज प्रेजेंट, कुछ भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, अंदर टोटल चार्ज 0 है, तो इसका मतलब सीधा सा है कोई भी नेट चार्ज एनक्लोज नहीं कर रही है सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन, तो हमने क्या देखा था कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस हमने लिखा था क्यू टोटल इनसाइड अपॉन, अगर वैक्यूम है या एयर है तो एप्सिलॉन नॉट आता था, और मीडियम है तो इंटू एप्सिलॉन आर भी आ जाता था। और ये जो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट है, बेसिकली ये क्या होता है,
एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बेसिकली एप्सिलॉन एम ही होता है, मीडियम की परमिटिविटी। तो टोटल इनसाइड चार्ज पे फ्लक्स डिपेंड करता है और मीडियम की परमिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है बच्चों। तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी बिल्कुल सही है। नेट चार्ज एनक्लोज्ड, परमिटिविटी मीडियम और साइज पे तो नहीं करता, ये तो गलत है, ये वाली बात गलत है, शेप एंड साइज पे नहीं करता। नेट चार्ज एनक्लोज्ड ओनली, तो ये ओनली नहीं आना चाहिए। परमिटिविटी ओनली, तो ओनली यहाँ भी नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम is at the center of the cube of Gaussian surface of 9 cm on edge. What is the net flux passing through the surface? तो अभी अभी हमने देखा बच्चों, इस शेप एंड साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो क्यूब का जो एज है वो कितना साइज का है, ये 9 सेंटीमीटर केवल आपको पागल बनाने के लिए दिया है, नो यूज़, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। शेप एंड साइज पे डिपेंड ही नहीं करता ना क्लोज सरफेस से फ्लक्स, तो इसका कोई यूज़ नहीं है बच्चों यहाँ पे। ये केवल आपको कई बार आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा करते हैं। हमें 2 बातों पे डिपेंड करता है कि अंदर टोटल चार्ज कितना है और मीडियम क्या है। कुछ नहीं बोलते तो मीडियम तो हम क्या लेके चलते हैं, एयर या वैक्यूम में लेके चलते हैं। तो अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज एट अ सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो क्यूबिक गॉसियन सरफेस से फ्लक्स पूछा है, तो क्यूब एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स जाता है क्या होगा बच्चों, बता सकते हो? यस सर, ये होगा सर क्यू नेट इनसाइड। क्यू टोटल जो होता है, अंदर कितना चार्ज रखा है, कहाँ रखा उससे कोई मतलब नहीं है क्लोज सरफेस के लिए, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये है 2 माइक्रो इज 10⁻⁻⁶, और एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको बच्चों आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 2.26 इंटू 10⁻5 न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपके लिए छोड़ दिया है सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अ पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ माइनस दिस वैल्यू पासिंग थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। चलो स्फेरिकल सरफेस बना लेते हैं। दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस, और इस सरफेस से माइनस में इतना चार्ज पास हो रहा है, और रेडियस भी इसकी दी है इन्होंने। रेडियस कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, और फ्लक्स क्या है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आप समझ रहे हैं, लाइंस अंदर आ रही है, एंटरिंग फ्लक्स है, बिकॉज फ्लक्स इसमें जो पास हो रहा है इससे वो नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब है लाइन अंदर आ रही है। तो इसका मतलब अंदर कोई चार्ज बैठा होगा, वो एक नेगेटिव चार्ज है, कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज अंदर बैठा है जो लाइंस को बुला रहा है। चलो अब फ्लक्स कितना पास हो रहा है लिख लेते हैं हम। तो फ्लक्स इक्वल टू -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस इज डबल्ड हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू द सरफेस। तो ए पार्ट का आंसर होगा फ्लक्स इक्वल टू -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। वो रेडियस को डबल करें या आधा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेडियस को वो डबल करे या आधा करे बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है नो चेंज, क्योंकि हमने पहले लॉजिक देख लिया है कि साइज पे डिपेंड नहीं करता। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के सेंटर पे रखा है, खास बात ये है। तो ये तो हमें समझ में आ गया था पहले कि भैया चार्ज नेगेटिव नेचर का है, बट अब इसका वैल्यू भी पूछ लिया इन्होंने। तो फ्लक्स का जो सेकंड पार्ट इसको सोल्व कर लेते हैं। तो फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q इक्वल टू हो जाएगा फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो फ्लक्स कितना है, माइनस में है 10⁻³ है, और एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। तो ये 8.85 नेगेटिव नेचर का 8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम हो जाएगा, दैट इज़ -8.85 नैनो कूलाम। ये टोटल जो सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उसका वैल्यू आ गया बच्चों। ओके, तो अब आगे चलते हैं। इसमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं। तो आगे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, डज द चार्ज गिवन टू अ मेटेलिक स्फीयर डिपेंड ऑन वेदर इट इज़ अ होलो और अ सॉलिड, गिव रीजन टू योर आंसर। ठीक है, तो देखो मेटल में क्या होता है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब है करंट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, चार्ज का नेट फ्लो बच्चों नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, टोटल चार्ज ऑफ, टोटल चार्ज का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव के बैलेंस होने के बाद में जो चार्ज बचता है, एक्सिस चार्ज जिसको हम बोलते हैं, टोटल चार्ज ये हम बोलते हैं एक्सिस चार्ज। ऑफ मेटल और कंडक्टर एग्जिस्ट ओनली ऑन इट्स आउटर सरफेस। कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये, हमेशा आउटर सरफेस पे। तो मेटल चाहे वो होलो है चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो होलो है चाहे वो सॉलिड है, अगर सॉलिड है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सॉलिड बना दिया, और होलो है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टोटल चार्ज अगर आप देंगे तो वो हमेशा सरफेस पे आके रुकेगा, इंटीरियर में नहीं रहेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी भी है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। तो बच्चों क्वेश्चन से अपने आप सारी चीज़ें हो जाती है, इसी में थ्योरी आ जाती है, इसी में सब आ जाता है। तो यहाँ पे देखें, इधर फिगर में आपको दे रखा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना है, तो टोटल इनसाइड चार्ज लेंगे तो +2Q -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाला चार्ज नहीं लेना है बच्चों, तो 2Q में से Q गया तो ओनली +Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये अच्छे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स है। तो क्या बोल रहा है बच्चों इसमें, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर 2.4 मीटर। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, दिस इज अ कंडक्टर, कंडक्टिंग स्फीयर, और डायमीटर कितना है इसका, इसका डायमीटर अपन लोगों को दिया हुआ है 2.4 मीटर। और क्या बोल रहे हैं, हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का जो वैल्यू है दैट इज़ 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू है। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया। अच्छा बच्चों मेटल स्फीयर है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपको यहाँ पे सिग्मा को dQ/dA की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली Q/A लिख सकते हैं। मेटल स्फीयर है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो चार्ज अपॉन एरिया। तो इसकी सरफेस पे जो चार्ज होगा दैट इज सिग्मा ए, Q इक्वल टू सिग्मा ए। तो सिग्मा कितना है 80 माइक्रो, माइक्रो हो जाएगा बच्चों 10 की, ये माइक्रो हो जाएगा 10⁻⁻6
कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा हो गया। दूसरा क्या लिखोगे आप, इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस को लिख सकता हूँ मैं हाफ ऑफ द डायमीटर, बट उसका मुझे क्या करना है स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये, और 4 से 4 कट गया तो ये आ गया पाई डी स्क्वायर, ये एरिया आ गया। नाउ हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। पाई का वैल्यू कितना है 3.14, डायमीटर कितना है 2.4 इंटू 2.4, तो हमारे पास पाई डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसको हम एरिया निकाल लेंगे इसका, और ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एरिया की कैलकुलेशंस। इस एरिया को आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो जब आप इस एरिया को, ये हमने ले लिया है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट भी जाएगा, तो बच्चों आपके पास ये जो वैल्यू आएगा दैट विल कम आउट 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। कैलकुलेशन इज लेफ्ट फॉर यू। तो इस तरह से सेकंड पूछा है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ स्फीयर। अब देखो इस स्फीयर की सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था आपको कि अगर स्फीयर है तो स्फीयर के केस में आप फ्लक्स निकाल सकते हो ई ए से, या आप क्या कर सकते हो इस पे एक गाउशियन सरफेस बना सकते हो जस्ट अबव द सरफेस, जस्ट कॉन्साइडिंग द सरफेस, ये गाउशियन सरफेस आप बना सकते हो, और इसके बाद आप Q/ε0 लगा सकते हो। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस निकालना है तो इस सरफेस से जो लाइनें निकलेगी वही इस गाउशियन सरफेस से निकलेगी। सेम लाइन ही तो गाउशियन सरफेस से जा रही है ये वाली, देखो, तो जितना स्फीयर की सरफेस से फ्लक्स जाएगा उतना ही गाउशियन सरफेस से जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं चार्ज डिवाइडेड बाई ε0 लगा सकते हैं, Q/ε0। ये हमने चार्ज निकाला था यहाँ पे, सॉरी नॉट सिग्मा, चार्ज। तो चार्ज कितना आया 1.45 इंटू 10⁻³ और ε0 कितना आया 8.85 इंटू 10⁻12। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1.6 इंटू 10⁸ N/कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज ऑल्सो NCERT प्रॉब्लम। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स दैट the net outward flux through the surface of the box is 8.8 into 10⁻³ what is the net charge inside the box। तो एक ब्लैक बॉक्स इन्होंने लिया है, चलो हम एक ब्लैक बॉक्स बना देते हैं। तो ऐसे कोई इन्होंने ब्लैक बॉक्स लिया है, ये ब्लैक बॉक्स है, और इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है, इससे जो फ्लक्स निकल रहा है उसका वैल्यू इन्होंने हमें दे दिया है कि भैया इस ब्लैक बॉक्स से जो फ्लक्स पास हो रहा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब आउटगोइंग फ्लक्स। तो इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है उस फ्लक्स का वैल्यू हमें दिया है 8 इंटू 10⁻³ N/कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो फ्लक्स होता है Q/ε0, तो ए पार्ट इजीली हो जाएगा, Q इक्वल्स टू ε0 मल्टीप्लाइड द फ्लक्स जो पास हो रहा है। तो ε0 इज 8.85 इंटू 10⁻12 इन SI यूनिट्स, और फ्लक्स कितना दिया है बच्चों 8 इंटू 10⁻³ इन SI यूनिट। तो चार्ज का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट
70.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम या नैनो कूलाम। If the net outward flux through the surface of the box was 0, could you conclude that there were no charge inside the box or why not? तो we will say, देखो हम क्या बोलेंगे इनको कि भैया इससे फ्लक्स अगर 0 पास हो रहा है, ये ब्लैक बॉक्स है, इन्होंने बोले कोई फ्लक्स ही पास नहीं हो रहा है, तो हम इनको बोलेंगे कि आप ऐसे मत सोचो कि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, बल्कि ऐसे सोचो कि इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज भी है और जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। मतलब इसके अंदर अगर टोटल की बात करें तो टोटल चार्ज 0 है। हम ये नहीं बोल रहे कि चार्ज नहीं है, हम ये बोलेंगे कि टोटल चार्ज 0 है। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला? देयर may be charge inside black box, but total charge, कितना चार्ज? टोटल चार्ज inside black box is definitely 0। पर ये पक्का है कि टोटल चार्ज 0 है। चार्ज हो सकता है बट टोटल चार्ज 0 है। तो अच्छे से हमने इसका आंसर किया बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म फील्ड थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट फेसेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो चलिए क्यूब पिक कर लेते हैं पहले। काफ़ी ऊपर चला गया है। ये क्यूब हमने पिक कर लिया यहाँ से। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये क्यूब बना दिया। अब क्या बोला इन्होंने? भैया ये जो क्यूब जो है इसके फेसेस जो हैं वो किस तरह से हैं? तो लेट से बच्चों ये वाली एक्स एक्सिस है, ये बच्चों वाई एक्सिस है, ये बच्चों जेड एक्सिस है। ज़रा ध्यान से देखें, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड। अब बच्चों नेगेटिव अपने आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं। फील्ड कैसा है? 3 × 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलाम आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3 × 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलाम आई कैप। इससे आप समझ सकते हैं डायरेक्शन भी सब जगह सेम है, वैल्यू भी सब जगह सेम है। तो ये कांस्टेंट फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है बच्चों। तो यूनिफॉर्म फील्ड कैसा है? लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। ऐसा फील्ड है कुछ बच्चों। लाइंस पैरेलल है और इक्वल गैप पे है बच्चों। ये कुछ इस तरीके का फील्ड है यहाँ पे। अब जरा आप देखें तो इसमें क्या होगा बच्चों कि ये जो टॉप सरफेस है इसमें देखें तो बच्चों ये टॉप सरफेस है, ये बॉटम, फ्रंट, बैक, 4 सरफेस से तो कोई लाइंस पास ही नहीं हो रही है। लाइन सिर्फ यहाँ पे पास हो रही है इन 2 फेसेस से। एक ये वाला जो फेस आपको दिख रहा है और एक ये वाला जो फेस आपको दिख रहा है, लेफ्ट एंड राइट फेस, इन्हीं से लाइंस पास हो रही है। अब यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों कि एरिया, वैसे तो पहले लॉजिक से समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखें तो इस वाले फेस में लाइंस, इस क्यूब के अंदर यहाँ से लाइंस एंटर करती है सारी की सारी, और ये सारी की सारी लाइंस ही यहाँ से निकल जाती है। इस वाले फेस से एंटर करती है, इस वाले से सारी निकल जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ
तो जितनी लाइंस एंटर कर रही है, मतलब इनकमिंग फ्लक्स जो है या एंटरिंग फ्लक्स को मैं -5 लिख दूँ, तो यहाँ पे आउटगोइंग फ्लक्स भी उतना ही है विच इज़ +5। तो अगर मैं फाई नेट निकालूँ तो मैं लिखूँगा फाई इन प्लस फाई आउट। अब जितनी लाइनें एंटर कर रही है उतनी एग्जिट कर रही है, तो दोनों फ्लक्स बराबर है, तो नेट ज़ीरो आ गया। एक तरीका तो ये हुआ बच्चों। दूसरा तरीका क्या होगा कि देखो ये जो चार्ज फेसेज, फ्रंट बैक सरफेसेज है, ऐसे क्वेश्चन आगे बहुत आएंगे, तो इसलिए हम एक बार ही समझ ले कंसेप्ट को तो अच्छा रहेगा। जैसे ये टॉप सरफेस है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा, और वो आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 का एंगल फॉर्म करेगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेगा। इसका एरिया वेक्टर ये होगा, और ये जो एरिया वेक्टर होगा बॉटम सरफेस का, ये भी यहाँ पे 90 का एंगल फॉर्म करेगा। ऐसे ही फ्रंट का सामने निकलेगा, बैक का पीछे निकलेगा, वो 90 बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर मैं फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब निकालना चाहता हूँ, अब मैथमेटिकल वे में काम कर रहे हैं, अगर मुझे फ्लक्स थ्रू क्यूब निकालना है तो मुझे इसके 6 फेसेस से फ्लक्स निकालना है। एक है राइट, फ्लक्स थ्रू राइट फेस, प्लस फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, प्लस फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस, प्लस फ्लक्स थ्रू बॉटम सरफेस, प्लस फ्लक्स थ्रू फ्रंट सरफेस, प्लस फ्लक्स थ्रू बैक सरफेस। अब अगर आप देखें बच्चों, तो इन 4 सरफेसेस की अगर मैं बात करूं, इन सारे की, तो इन 4 फेसेस में मेरे पास क्या आ रहा है, ई वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के। जब भी आपका फील्ड किसी एक एक्सिस के अलोंग होगा, चाहे वो एक्स के अलोंग हो, चाहे वाई के अलोंग या जेड के अलोंग, तो उसमें अगर कोई क्यूब रखा होगा तो 4 फेसेज ऐसे होंगे जिनसे फ्लक्स जीरो ही पास होगा। तो यहाँ पे हो गया थीटा इक्वल टू 90 एंड कॉस 90 का वैल्यू बच्चों क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में आपका फ्लक्स जो टॉप सरफेस से जाएगा प्लस जो मतलब बॉटम से जाएगा, प्लस सॉरी जो फ्लक्स थ्रू फ्रंट से जाएगा एंड फ्लक्स थ्रू बैक सरफेस से जो जाएगा वो 0 हो जाएगा, बिकॉज कॉस 90 की वजह से। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, केवल लेफ्ट और राइट से ही फ्लक्स निकालना, मतलब 2 ही फेसेस से फ्लक्स आपको निकालना पड़ेगा। अब उन 2 फेसेस में भी आपको क्या करना है, थीटा का पता लगाना है। ई तो यहाँ यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, लकीली ई तो यहाँ पे सेम है। थीटा क्या होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर बनाना है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, तो ये एरिया वेक्टर आ गया। तो ये एरिया वेक्टर कितना है, जो एरिया होगा, मान लो साइड इसकी ए है, तो ये हो जाएगा a² और डायरेक्शन आ गई आई कैप, और फील्ड भी आपका आई कैप में है, तो इस वाले के लिए 0 हो जाएगा राइट फेस के लिए। इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउट होता है क्लोज सरफेस में, तो इस केस में एरिया वेक्टर ये होगा, एरिया तो सेम होगा बट ये माइनस आई कैप में होगा, और आपका फील्ड किधर है, राइट में आई कैप में, तो यहाँ पे थीटा ये वाला फेस 180 का फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम जब फ्लक्स निकालेंगे तो ई तो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ लिखेंगे ई इंटू एरिया, लेफ्ट और राइट का सेम है, तो ई ए कॉस 0 डिग्री, और यहाँ लिखेंगे ई ए कॉस 180 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये आएगा प्लस ई ए, और कॉस 180 होता है -1, तो ये वाला आएगा माइनस ई ए। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा। वैसे ये समझो ये फाई आउट है, प्लस ये बेसिकली क्या है, प्लस ये बेसिकली फ्लक्स आउट गोइंग है, माइनस ये क्या है, फ्लक्स इनकमिंग है। तो ये दोनों फ्लक्स है बेसिकली, तो ये टोटल 0 आ रहा है। तो न्यूमेरिकल को ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो ज़रा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोला है इसमें, सेम क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने दिमाग इसमें हमारे को लगाने के लिए कहा है। तो इसमें इन्होंने क्या चेंज किया है, वो चेंज अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, बाकी तो सब चीज़ें सेम ही रहने वाली है। तो जो चेंज करेंगे वो हम अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन बच्चों सिमिलर टाइप के आते हैं, बट थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, और हम अगर कंसेप्चुअली पढ़ाई करते हैं तो वो चेंजेस के साथ डील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंसेप्चुअली नहीं पढ़ाई करते हैं
तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। तो इन्होंने अभी फील्ड यूनिफॉर्म ही दिया है, लेकिन इन्होंने खास बात क्या कर दी है वो ज़रा ध्यान से देखें। इन्होंने ये बोला है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो कितना है, ई एक्स है आई कैप में, मतलब पॉजिटिव एक्स प्लस एक्स की तरफ है, लेकिन कब है, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब ओरिजिन के राइट साइड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो ई एक्स ही है, माइनस ई एक्स आई कैप का मतलब हो गया ई एक्स ही है, बट माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स के लॉन्ग हो गया फॉर एक्स लेस देन जीरो, मतलब लेफ्ट में। और बच्चों इन्होंने एक और चेंज किया है कि यहाँ क्यूबॉइड नहीं रखा है, अब की बार सिलेंडर को रखा है। तो देखते हैं बच्चों, सिलेंडर को रखा है तो हम इसको थोड़ा सा क्यूबॉइड को हटाना ही पड़ेगा। तो अब की बार इन्होंने इसमें किसको रखा है, सिलेंडर को रखा है। तो चलो सिलेंडर रख देते हैं बच्चों इसके अंदर। तो सिलेंडर इन्होंने रखा है इसके अंदर। अब हमें नेगेटिव साइड के साथ भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या फील्ड भी दोनों तरफ कर दिया है। तो फील्ड की डायरेक्शन बच्चों इन्होंने दोनों साइड कर दी है। अब गेम क्या है बच्चों यहाँ पे कि डायरेक्शन कैसे करी है इन्होंने डिवाइड। तो अगर इसको आप आगे बढ़ाएं, जैसे ये वाई एक्सिस से ये ओरिजिन है, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये ओरिजिन हो गया ये। तो ओरिजिन के आगे पीछे के अकॉर्डिंग ये काम इन्होंने किया है। तो अगर आप देखें यहाँ पे अब सिलेंडर इसके अंदर रखेंगे बच्चों, क्या रखेंगे, सिलेंडर, इसके अंदर सिलेंडर रख दिया। ओके। अब बच्चों इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो फील्ड है इस वाले जोन के अंदर, जो ओरिजिन के इधर वाला जोन है, इसमें फील्ड जो है आपका आई कैप में है, और ओरिजिन के दूसरी साइड जो जोन है बच्चों, उसमें फील्ड की डायरेक्शन माइनस आई कैप में कर दी है इन्होंने। इस चीज़ पे ध्यान दे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इधर ये माइनस आई कैप में है, तो फील्ड हमने दोनों तरफ बना दिया। तो अब एरिया वेक्टर बना देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ये होगा। तो इस वाले में कर्व्ड सरफेस में तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, तो यहाँ 90 फॉर्म हो जाएगा। यहाँ भी कर्व्ड सरफेस में सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया वेक्टर, तो यहाँ भी 90 हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस से तो फ्लक्स जाएगा नहीं। अब यहाँ एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। परपेंडिकुलरली आउटसाइड बनाना होता है बच्चों हमेशा, तो यहाँ एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, और यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, परपेंडिकुलरली आउटसाइड। अब एक चीज़ अच्छी है हो रही है कि ई और ए सेम डायरेक्शन में, यहाँ थीटा 0 है और यहाँ भी थीटा आपका 0 डिग्री हो रहा है। तो एक चीज़ तो हमारी ये क्लियर हुई बच्चों कि अगर मुझे फ्लक्स निकालना है
तो फ्लक्स थ्रू में अगर कर्व्ड सरफेस की बात करूं, कर्व्ड सरफेस, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ EA cos 90 दैट इज़ 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि सिलेंडर के बारे में क्या बोला है, लेंथ L, तो टोटल लेंथ सिलेंडर की L दी है और सिलेंडर की रेडियस बच्चों अपने को R दी है। तो ये एरिया हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आई कैप, और ये वाला एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। तो एक्चुअल में अपने को अगर फ्लक्स थ्रू सिलेंडर निकालना है तो हमें फ्लक्स थ्रू राइट फेस निकालना पड़ेगा और फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस निकालना पड़ेगा, बिकॉज कर्व का 0 है। अब राइट फेस के लिए क्या लगाएंगे, E इंटू एरिया, एरिया दोनों फेस का सेम है, फील्ड का वैल्यू भी यूनिफॉर्म है, तो EA cos 0, और उसके लिए भी क्या होगा, EA cos 0। cos 0 बच्चों 1 होता है, तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस EA, ट्वाइस E। व्हाट इज E? E बोला है EX और एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये वाले फेस का, तो ट्वाइस E को उन्होंने EX बोला है तो EX लिख देते हैं, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास हो गया 2 पाई EX इंटू आर स्क्वायर। ये तो फ्लक्स आ गया, और गॉस थ्योरम से चार्ज क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ फ्लक्स। तो इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे चार्ज पूछा है, नेट इनसाइड चार्ज, दैट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको दिख रहा है बच्चों, 2 चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर प्लेस्ड एट A,0 4A,0। तो ये अपने को डायग्राम इन्होंने दिया है, तो अच्छी बात है, और नहीं भी दिया होता तो हम बनाना पड़ेगा हमें, ये चीज़ ध्यान रखें, हर बार डायग्राम नहीं देते। तो ये चार्जेस यहाँ पे रख दिए इन्होंने। फिर इन्होंने बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ड्यू टू दी चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3A सेंट्रेट ओरिजिन। तो देखो ये 3A यहाँ आ जाएगा मिड में, तो सेंटर ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस का काम कर जाएगा। तो एक स्फीयर बनाना है जिसका रेडियस कितना है 3A, तो चलो सेंटर में ले लेते हैं इसको। तो 3A रेडियस का एक स्फीयर बनाएंगे बच्चों। ये हो गया, तो ये 3A रेडियस का स्फीयर बना दिया बच्चों अपन ने, और सेंटर यहाँ पे ओरिजिन पे होना चाहिए, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गई 3A। अब देखो इससे हमें क्या पूछा, फ्लक्स। तो ये क्लोज सरफेस हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों खास बात क्या हुई इससे कि ये वाला जो चार्ज है ना, ये आउटसाइड चार्ज हो गया, इनसाइड नहीं रहा। तो इनसाइड तो सिर्फ -2q ही है, तो वही लेना है बच्चों, -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा आपको मैथमेटिक या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उलझाया है, तो बच्चों उसको आपके कोऑर्डिनेट एंड ये सब अच्छे से बनाना आना चाहिए आपको कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करेगा। तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चार्ज Q is placed at the center of cube of side L. What is the electric flux passing through two opposite faces? चार्ज सेंटर पे रखा है, तो क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा है बच्चों। तो भैया जी क्यूब ले लो फिर से,
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बल्कि ये क्वेश्चन जो है इसमें हमारा आंसर यहाँ पे है पूरा। देखो कैसे, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें हमारा आंसर है बच्चों, कैसे है ध्यान से देखिए इधर, ये हटा देते हैं। हमने ईच फेस से निकाल लिया, हर फेस से इतना जा रहा है, चार्ज बस स्मॉल क्यू कर देंगे बच्चों। तो चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, कहाँ रखा है, सेंटर पे। साइड एल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों दो फेसेस से पूछा है, तो फ्लक्स थ्रू टू अपोजिट फेसेस, तो फ्लक्स थ्रू टू फेसेस, तो एक फेस से इतना जा रहा है, सबसे सेम जा रहा है, चार्ज सेंटर पे है, तो इसका जस्ट डबल कर देंगे, तो 2 टाइम्स क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नोट, तो आंसर आ जाएगा बच्चों क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बड़ा इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए पार्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट एट एसआई यूनिट। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, पहले ही क्वेश्चन हमने ले लिया था, स्टार्टिंग यहीं से करी थी, जानबूझ के ये ले लिया था क्योंकि बार बार यूज़ आएगा आगे। तो ए वाला पार्ट है दैट इज़ डन। बी वाला पार्ट की बात करें तो उन्होंने बोला है कि ए स्फेरिकल रबर बैलून कैरीज अ चार्ज दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। तो एक रबर बैलून बना लो बच्चों और इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाउ डज द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट स्पेयर चेंज, ये कह रहा है ये मतलब बड़ा हो रहा है, ये ब्लोन अप, तो ये बड़ा हो रहा है बच्चों, तो बड़ा होगा तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा, तो हम बोलेंगे भैया फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ये गॉसियन सरफेस बना दी हमने क्लोज करते हुए, तो भैया ये बड़ा होगा तो भी लाइंस तो उतनी रहेगी, जो लाइन पहले वाले केस में निकल रही थी यहाँ से ये इसी स्ट्रेट में जा रहा है, तो चार्ज थोड़ी ना चेंज हो गया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि Q टोटल इज कांस्टेंट, सो phi इक्वल टू Q by epsilon naught which is also constant, does not depend on radius, does not depend on size, तो फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब नो चेंज आंसर हो जाएगा। तो कोई भी चेंज नहीं आएगा बच्चों इस वाले केस में। चलो फिर से देखो, बार बार क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे रिपीट होते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना, ये काम करना, तो डेफिनेशन पहले दे सकते हैं। फिर क्या पूछा बी पार्ट में, ए पार्ट फिर से हम बोलेंगे डन ऑलरेडी। बी पार्ट पे आ जाते हैं। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज इट्स शेप और साइज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो इन्होंने कहा कि भाई जो फ्लक्स है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसको आप कोई एग्जाम्पल देके ये स्टेटमेंट जो है इसको आप क्या करो, जस्टिफाइड करो। तो इसके अंदर क्या होगा कि देखो उसका कारण क्या हो रहा है, बेसिकली इसका कारण ये हो रहा है कि आप अगर जो है ना सरफेस बड़ा ले लेते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, जैसे आपने क्लोज पहले पर अपन बात करते हैं साइज़ की, तो ये आपने स्फीयर ले लिया, ये आपने यहाँ पे ले लिया आर रेडियस का, और दूसरा स्फीयर और बना देते हैं, तो ये स्फीयर आपने ले लिया ट्वाइस ऑफ आर रेडियस का, ये दो स्फीयर्स आपने ले लिए, और यहाँ पे कोई चार्ज क्यों रख दिया। अब यहाँ पे आपका फील्ड क्या आएगा, यहाँ पे आपका फील्ड आएगा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर,
4πε0, या मैं बोलता हूँ E1, और इसका जो एरिया है वो है A1। अब यहाँ पे आपका फील्ड कम हो जाएगा E2, बट आपका एरिया बड़ा हो जाएगा। तो जब आप फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स जब फर्स्ट वाले के लिए निकालेंगे तो आप निकालेंगे E1 A1 स्पेयर 1 से। ये स्पेयर 1 है, ये स्पेयर 2 है। तो E1 A1, E1 आप क्या लिखेंगे Q/4πε0 r², और A1 क्या लिखेंगे 4πr²। तो ये आपका Q/ε0 ही आएगा। अब फ्लक्स थ्रू S2 आप निकाले सेकंड स्पेयर से, तो आप लिखेंगे E2 A2। मैंने कहा था ना स्पेयर के लिए आप ये लगा सकते हैं, चाहे सेंटर पे है या सरफेस पे है, स्पेयर के लिए आप ये लगा सकते हैं। तो E2 को आप क्या लिखेंगे Q/4πε0, बट उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 2r है, तो 2r का स्क्वायर। तो एरिया कितना लिखेंगे 4π, और रेडियस भी तो 2r हो गई, 2r का स्क्वायर, तो फिर से ये कटेगा, तो फिर से आपका आंसर तो यही आएगा। तो इसका मतलब साइज छोटा बड़ा हो जो है वो आपका फ्लक्स सेम ही आ रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि आपका जो फील्ड है ना वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, और एरिया जो होता है जनरली वो मीटर स्क्वायर में होता है, तो वो प्रोपोर्शनल टू r² है। तो ये टर्म जो होता है वो बेसिकली ये दोनों कट जाते हैं, तो ये टर्म कॉन्स्टेंटली अपीयर होता है। ठीक है। अब साइज़ की भी बात करें, शेप की बात करें, तो फॉर एग्जांपल कि आपने पहले लिया ये स्फीयर, ये आपने ले लिया क्यूब, और एक ले लिया आपने स्फीयर। तो अगर आप यहाँ पे क्यू चार्ज को रख दें तो इवन दो स्फीयर के लिए सॉल्व करना आसान है, इसके लिए सॉल्व करना मुश्किल है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लाइंस तो इक्वली पास हो रही है, लाइंस इक्वली पास हो रही है, अंदर जो चार्ज है वो तो लाइंस चेंज करता है ना, तो हम बोल सकते हैं फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल लाइंस। अब लाइंस जो पास हो रही है स्फीयर और क्यूब दोनों से सेम ही पास हो रही है, तो एन स्फीयर इज इक्वल टू एन क्यूब। सो फ्लक्स थ्रू स्फीयर मैथमेटिकली क्यूब के लिए सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा। तो ये डिपेंड नहीं करता है बच्चों इस पे, ये आपको ध्यान रखना है। सो इस लेक्चर में हम इतना करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई थिंक ये क्वेश्चंस मेरे साथ करने में आपको मज़ा आया होगा और अच्छे से आपने सोल्व किए होंगे। बच्चों मेहनत तो करनी पड़ती है, अगर कुछ करना है, कुछ अच्छे नंबर लाने हैं तो टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों को सीखना पड़ता है। और भी अपने साथ के बच्चों को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हम फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर स्टार्ट करेंगे, और आई होप जल्दी चैप्टर 1 को हम फिनिश करके